नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश फिर एक बार आपके सामने हाजिर हूँ आपके अपने एग्ज़ाम का गुरु चैनल पर। और आज हम लोग क्लास 6 की बिहार की SCERT का हमारी दुनिया जो कि जनरल सामान्य अध्ययन के भूगोल विषय से संबंधित है, उसका हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। पहला अध्याय है हमारा सौरमंडल। हमारा सौरमंडल, इसमें हमारे सौर परिवार में सूर्य है, उसके ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उसकी बात की गई है। और एक बच्चा है जो अपने दादाजी से पूछ रहा है कि सूर्य क्या होता है, तारे कैसे चमकते हैं, इन सब के बारे में बात की गई है। तो जैसे इसमें देखिए लिखा है सूर्य सौर परिवार का मुखिया। ठीक, सूर्य इस जगह देखिए लिखा, इसमें जो है इन्होंने कहा है कि सूर्य जैसे हमारा अपना परिवार होता है और हमारे एक मुखिया होते हैं, सबसे बड़े होते हैं घर के, ऐसे ही जो हमारा सौरमंडल है उसमें सूर्य मुखिया के तौर पर जाना जाता है और उसके चारों तरफ जो ग्रह और उपग्रह परिक्रमा कर रहे हैं वो उनका परिवार है। ठीक, इसमें जो है आगे बताया गया है कि जो सूर्य में हमको जो है सूर्य की सतह से उठती हुई आग की लपटें जो दिखाई देती हैं, इसको सौर प्रज्वल कहते हैं। ठीक, सौर प्रज्वल क्या होता है? सूर्य की सतह से उठती हुई आग की लपटें, उनको सौर प्रज्वल कहा जाता है। ठीक, इसमें फिर आगे बताया गया है, ग्रहों से हमें परिचय कराया गया है कि ग्रह क्या होते हैं, ग्रह कितने होते हैं। ठीक, तो ग्रह हमारे सौरमंडल में टोटल 8 गोले हैं, मतलब 8 ग्रह हैं। ठीक, इनमें क्या होता है, स्वयं का प्रकाश नहीं होता पहली चीज़, क्योंकि जो सूर्य है, सूर्य एक तारा है और तारों का स्वयं का अपना प्रकाश होता है, जिनके माध्यम से ग्रह प्रकाश प्राप्त करते हैं। तो ग्रहों में अपना क्या प्रकाश नहीं होता पहली चीज़। ये क्या होता है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक, हमारे ग्रह कौन कौन से हैं सौरमंडल में? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक, ये 8 ग्रह हैं वर्तमान में। एक 9 ग्रह भी हुआ करते थे जिसका नाम था यम, प्लूटो जिसके इंग्लिश में बोलते हैं। प्लूटो को सन 2006 में ग्रह के जो टर्म्स एंड कंडीशन थे उसको प्लूटो पूरा फिलफिल नहीं कर रहा था, इसलिए 2006 में जो उनका विभाग था उसने प्लूटो को इस ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया। ठीक, देखिए ये एक चित्र है। देखिए PPT के माध्यम से जो यही एक सहूलियत है कि आपको चित्र में दिख जाता है सब कुछ क्या कैसे है। देखिए ये सूर्य है हमारे सौरमंडल का मुखिया और इसके 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक, और ये है क्षुद्र ग्रह। ठीक, क्षुद्र ग्रह देखिए कहाँ है, क्षुद्र ग्रह आपका मंगल और बृहस्पति के जो बीच में जो लाइन है ये, इसमें क्षुद्र ग्रह होते हैं। क्षुद्र का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड क्या है? एस्ट्रॉइड जो टूटे फूटे चट्टान होते हैं, जो यहाँ जो किसी ग्रह से या उपग्रह से टूट के बिखर जाते हैं, तो इसी सर्किल में घूमते रहते हैं। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो भी पिंड होते हैं उनको आप एस्ट्रॉइड बोलते हैं। ठीक, आगे आपका बृहस्पति है, फिर आपका शनि है, और फिर आपका अरुण और आपका वरुण, नेपच्यून। ठीक, देखिए इसमें आपको सबसे अच्छी बात कि चित्र में आपको दिख रहा हो कौन सबसे नज़दीक है। बुध आपका सबसे नज़दीक है और वरुण आपका सबसे बाहर है। और अगर जो ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक होगा वहाँ सबसे ज़्यादा प्रकाश, सबसे ज़्यादा गर्मी वहीं होगी, और जो जितना दूर होगा वो उतना ही ठंडा होगा। ठीक, नॉर्मल सी बात है। इसमें जो शनि है, शनि को आप देख पा रहे होंगे, शनि में एक अलग ही प्रकार का एक सर्किल है, छल्ला है, जो कि गैसों का एक छल्ला है। और उसके बाद जो है अपना पृथ्वी कहाँ है? ये पृथ्वी है। पृथ्वी की स्थिति क्या है सूर्य से? बुध, शुक्र और पृथ्वी जो है सूर्य से तीसरे पायदान पर है। ठीक, तो इस तरीके से है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सबके अपने अपने उपग्रह हैं। ठीक, कुछ ग्रहों के उपग्रह हैं और कुछ ग्रहों के उपग्रह नहीं हैं। जैसे हमारे यहाँ हमारे सौरमंडल में जो बुध है और ये शुक्र है, इसके उपग्रह नहीं हैं। ठीक, क्या है इसके उपग्रह? इसके नहीं है। लेकिन जो पृथ्वी है, पृथ्वी का उपग्रह हमारा चंद्रमा है। ठीक, चंद्रमा है। तो ऐसे ही पूछा जाता है सवाल कि सौरमंडल में किस ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, तो आपके जो बृहस्पति है, बृहस्पति के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं
और अगर ये पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो शनि का है एक टाइटन नाम का उपग्रह है जो सबसे बड़ा है, ठीक। और बुध और शुक्र के 2 ग्रह हैं, इसके उपग्रह है ही नहीं, ठीक। पृथ्वी का चंद्रमा है। आगे देखते हैं, यही सब बातें इसमें कही गई हैं। देखिए प्लूटो, ये देखिए प्लूटो जिसके अब क्षुद्रग्रह की संज्ञा दे दी गई है, ठीक। इस तरीके से जो मैंने आपको बताया वही चीज़ है। ये देखिए कि प्रकाश जो सूर्य का होता है वो हम तक मतलब पृथ्वी तक लगभग 8 मिनट में पहुंचता है, ठीक। लगभग 8 मिनट में पहुंचता है, ठीक। ये भी एक बात है। आगे चलेंगे, देखिए यहाँ बताया गया है कि अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो कैसी आती है, नीली नजर आती है, ठीक। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश किरणें क्या होती हैं, परावर्तित होती हैं, ठीक, परावर्तित होती हैं। तो क्योंकि नीले रंग का परावर्तन क्या होता है, सर्वाधिक होता है, इसलिए हमको पृथ्वी नील दिखाई देती है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, आगे देखिए पृथ्वी का 71% भूभाग जो है जल से घिरा है, ठीक, और मात्र 29% स्थल है। तो जल चूंकि पृथ्वी से नीला दिखाई देता है इसलिए उसको नीला ग्रह कहते हैं, ठीक। और आपको ध्यान होगा अगर आपको जानकारी हो तो 1984 में राकेश शर्मा, ठीक, राकेश शर्मा जो कि एक अंतरिक्ष यात्री थे, ये जब यहाँ चांद पर गए थे तो अंतरिक्ष में गए थे, तो जब इन्होंने उसमें प्रधानमंत्री थी आपकी पीएम इंदिरा गांधी थी, ठीक, पीएम आपकी इंदिरा गांधी थी। तो उन्होंने उससे फ़ोन पे बात किया और इंदिरा गांधी जी ने पूछा कि हमारी पृथ्वी कैसी दिख रही है, तो उन्होंने कहा कि हमारी पृथ्वी नीली दिखाई दे रही है, ठीक। तो एक फैक्ट था ऐसे ही जो मुझे ध्यान आ गया। आगे इसमें जो उपग्रह हैं, तो उपग्रह क्या होते हैं, उपग्रह जो हमारे ग्रह हैं जैसे पृथ्वी है इसकी परिक्रमा उपग्रह कर रहे हैं ऐसे, ठीक। तो पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। और इसमें सबसे बड़ी बात कि चंद्रमा जो है पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है, ठीक। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन और 8 घंटे में पूरी करता है। जैसे पृथ्वी से, जैसे ये सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो गई अर्थ, ठीक। तो जब यहाँ से प्रकाश आता है तो वो 8 मिनट लेता है, ठीक, कितना, 8 मिनट। ऐसे ही जब चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकेंड में आता है, 1.25, लगभग इतने मिनट में पहुंचता है, ठीक। और क्या बताया हमने, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करती है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक बार घूम भी जाती है, ठीक। यही कारण है कि हमें सदैव चंद्रमा का एक चेहरा दिखाई देता है। आप जब रात में देखते होंगे चंद्रमा का, तो चंद्रमा में आपको एक धब्बा सा दिखाई देता है, वो एक पर्वत है। तो हमको हमेशा ऐसा ही चंद्रमा क्यों दिखाई देता है, यही कारण है। क्या कारण है कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन में करती है और इतने ही समय में वो क्या करती है, अपने अक्ष पर घूम जाती है, ठीक। इसलिए हमें सदैव क्या है, चंद्रमा का एक भाग ही दिखाई देता है, ठीक। आगे जो हमने बताया था अभी कि सबसे ज़्यादा जो उपग्रह किसके हैं, बृहस्पति के। हालांकि ये डाटा चेंज हो चुका है, ठीक, लेकिन फिलहाल में बृहस्पति ही अभी फर्स्ट पोजीशन पे है। कुछ समय के लिए शनि आया था, लेकिन वर्तमान में पोजीशन किसकी है, बृहस्पति की। और देखिए टाइटन क्या है, सबसे बड़ा उपग्रह है, जो मैंने बताया आपको आगे आ रहा है। इसी के ठीक आगे जब चलते हैं तो उसके बाद जो है ये देखिए, तो बुध सबसे नज़दीक है सूर्य के, ठीक, और नेपच्यून वरुण सबसे दूर है। तो जो जितना नज़दीक होगा वो परिभ्रमण उतना ही जल्दी कर लेगा, और जो जितना दूर वो परिभ्रमण उतना। परिभ्रमण क्या होता है, देखिए आगे इसमें है परिभ्रमण, इसमें आगे चलिए बताता हूँ परिभ्रमण क्या होता है। जैसे परिभ्रमण होता है, एक होता है परिक्रमण, एक होता है परिक्रमण, मतलब सूर्य है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, ठीक। सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उसे वार्षिक गति बोलते हैं।
जो 365 दिन में कोई एक ग्रह पूरा करता है, जैसे पृथ्वी 365 दिन में पूरा एक चक्कर लगाती है ना, तो ठीक। आगे चलते हैं। हाल के अनुसंधान एवं खोजों के उपरांत प्लूटो को ये तो बता चुके हैं हम। देखिए उल्का क्या होता है। उल्का जो पिंड होते हैं ये क्या होते हैं, ये तारे नहीं बल्कि पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों से टूट कर गिरते हैं। क्या होते हैं ये पत्थर के टुकड़े होते हैं, ठीक। किसी ग्रह किसी उपग्रह से टूट गिर जाते हैं, और जब टूट कर गिरते हैं तो इस प्रक्रिया में ये वायु के साथ घर्षण पैदा करते हैं, जिस कारण इसमें प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, ठीक। हमको चमकते हुए टूटता हुआ तारा यही तो है। टूटता हुआ तारा जो हम देखते हैं कि टूटता हुआ तारा है विश्व, मान लो ये चीज़ें। तो टूटता हुआ तारा क्या है, पत्थर के टुकड़े हैं जो कि पिंड के रूप में है, जो गिरता है तो वायु के साथ घर्षण होता है और उससे प्रकाश उत्पन्न होता है। कई बार क्या होता है, ये तो अंतरिक्ष में ही वायुमंडल में ही खत्म हो जाता है, लेकिन कई बार जो है ये पृथ्वी पर गिरता है, ठीक। तो पृथ्वी गिरता है तो वहाँ गड्ढा हो जाता है, और गड्ढा हो जाता है तो वहाँ जो है वो झील का निर्माण हो जाता है। जैसे आपका लोकटक झील है, एक लोकटक झील महाराष्ट्र में लोकटक झील है, तो वहाँ जो है आपका उल्का पिंड से ही बना हुआ है। ध्रुव तारा यह एक स्थिर तारा है उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक। और उत्तरी गोलार्ध में है इसलिए प्राचीन काल से ही नाविकों को समुद्र की दिशा का ज्ञान यही करवाता रहा है। भाई पहले कंप्यूटर नहीं था, मोबाइल नहीं था ना, तो ध्रुव तारा हमको दिशा का ज्ञान कराता था प्राचीन समय में, ठीक। आगे देखिए, ये देखिए तारों के कई विशेष समूह होते हैं ना, तारों के कई विशेष समूह होते हैं। जब पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारों और समूहों के बीच नजर आता है। ऐसे समूहों की संख्या कितनी है? 12 है। 12 क्या है? राशि कौन सी है? जैसे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन, ये राशियां हैं, ठीक। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय भी है, ठीक। तारों का समुदाय जिनकी संख्या कितनी है? 27 है। ये चीज़ें आपको याद करनी है, ठीक है। तो चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान तारों की इन समूहों के सामने से गुजरना पड़ता है। इन तार समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। तो तारों के जो विभिन्न तारों की एक समुदाय है, बहुत सारे तारे हैं जिनकी संख्या कितनी है? 27 है। ये जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा होता है उस दरमियान इसको जो है काफ़ी इन तारों के सामने से गुजरना पड़ता है, उसको नक्षत्र कहते हैं। और नक्षत्र होते हैं अश्विनी, भरणी, मघा, फाल्गुनी, ये सब होता है ना। तो ये इसलिए पृथ्वी इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिनों में पार करती है, ठीक। इसलिए नक्षत्रों की अवधि कितनी होती है? 14 दिन। 14 दिन के बाद जो है नक्षत्र चेंज हो जाता है। और जो ज्योतिष होते हैं, ज्योतिष विद्वान, वो नक्षत्र और मौसम से गहरा संबंध बताते हैं, और इसी के पूर्वानुमान पर ये ज्योतिष परंपरा चल रही है। किसकी आधार पे? नक्षत्र, ठीक। तो आपको राशि समझ में आई, ठीक। राशि क्या थी कि तारों का एक विशेष समूह था जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारों के समूह के बीच नजर आता है, तो उसमें जो संख्या है 12 होती है इन लोगों की। ऐसे नक्षत्र हो गया। आगे चलिए, आकाशगंगा एक उपकुल बना के एक जो है ये आकाशगंगा जो है एक चमकदार पट्टी होती है, चौड़ी समझदार पट्टी होती है जो असंख्य तारों का समूह होता है, ठीक। इसे आकाशगंगा कहते हैं। हमारी जो आकाशगंगा है वो है आपकी मिल्की वे, ठीक। दुग्ध मेखला बोलते हैं, ठीक। हमारे सौरमंडल का जो आकाशगंगा है वो मिल्की वे है। उसके बाद आगे चलते हैं। सप्तऋषि तो आप लोग बचपन में ही देखे होंगे। सप्तऋषि क्या है? ये भी तारों का समूह है, ठीक। इसमें कौन कौन से ऋषि हैं? देखिए ऋषियों का नाम पर है सप्तऋषि। किसका? ऋतु है, पुलह से अत्रि, वशिष्ठ, अंगरा एवं मरीचि, ठीक। और यूनानी ग्रंथों में इसको अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, एटा, जेटा कहा जाता है, ठीक। ये हो गया आपका। देखिए ये क्या है? सप्तऋषि है, ठीक। ओके, आगे दूसरा चैप्टर आपका है पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ, ठीक। हमने सौरमंडल जाना। सौरमंडल में ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, राशि, आकाशगंगा,
ध्रुव तारे, सबके बारे में हमने ज्ञान अर्जित किया। अब हम लोग आते हैं पृथ्वी और उसकी गतियाँ। तो पृथ्वी और उसकी गतियाँ कैसे होती हैं भाई, दिन रात कैसे होते हैं? तो दिन रात के लिए देखिए आगे बढ़ते हैं। इसमें घूर्णन गति, जो पृथ्वी की घूर्णन गति होती है, दैनिक गति होती है, जिसको कि 24 घंटे में पूरा कर लेता है, ये 24 घंटे में पूरा करता है। पृथ्वी जब 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है अपने अक्ष पर, तो उसे बोलते हैं घूर्णन गति या दैनिक गति। और इसी के कारण जो है दिन और रात होते हैं, इसी गति के कारण दिन और रात होते हैं। तो घूर्णन गति के कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। ठीक, आगे देखिए, जो महत्वपूर्ण चीज़ें सिर्फ वही हम पढ़ेंगे, बाकी नहीं। ठीक, ये देखिए यहाँ क्या लिखा है कि सूर्य की ओर वाले भाग में हमेशा दिन होगा, जिससे उस भाग पर लगातार गर्मी पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा रात होगी, चूँकि हमेशा ठंड पड़ेगी। तो घूर्णन गति के साथ ही पृथ्वी की परिक्रमण गति भी जुड़ी हुई है, इस कारण ऋतु परिवर्तन भी नहीं होगा। मतलब कि ये है, वो मतलब इन्होंने पूछा कि जरा सोचो तो अगर पृथ्वी पर घूर्णन नहीं होगा तो क्या होगा? तो ये होगा भाई, एक साइड रात रहेगा, हमेशा रात रहेगी, तो वहाँ हमेशा ठंड होगी। ठीक, एक साइड दिन होगा तो वहाँ हमेशा गर्मी पड़ेगी। और क्या होगा? घूर्णन गति भी नहीं होगी तो ऋतु परिवर्तन भी होगा। ये राजीव ने पूछा है, मतलब एक बच्चे हैं, पूछ रहे हैं आपस में। ठीक, उसके बाद देखिए परिभ्रमण। देखिए परिभ्रमण से बताया था। परिभ्रमण क्या होता है? अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी 365 दिनों में धीरे धीरे खिसकते हुए सूर्य का एक चक्कर पूरा लेती है। पृथ्वी की इस वार्षिक गति को परिभ्रमण गति कहती है। परिभ्रमण गति क्या होती है कि अपने अक्ष पर जब पृथ्वी घूमते हुए 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है, तो उसे क्या कहते हैं? परिभ्रमण गति कहते हैं। ठीक, आगे ये देखिए, यहाँ भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि जैसे ट्रेन के चलने के दौरान हमें आभास होता है कि हमारे ट्रेन स्थिर है और बाहर की वस्तुएं पीछे की ओर जा रही हैं, उसी प्रकार हमको लगता है कि सूर्य पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। ठीक, मतलब घूम तो हमारी पृथ्वी रही है, लेकिन हम लोगों को लगता है सूर्य जो है वो पूरब में उगा, पश्चिम में अस्त हो गया, मतलब वो चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है कि पृथ्वी हमारी चलायमान है। ठीक, आगे देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आप इस देखिए, पीपीटी आज मैं इसीलिए लेके आया हूँ क्योंकि ज्योग्राफी में मोस्टली जो चित्र होते हैं, चित्रों के माध्यम से समझ ज़्यादा आता है। देखिए सूर्य है, ये क्या है? सूर्य है, और ये हमारा पृथ्वी है। ये पृथ्वी हमारी जो 365 दिन होते हैं, इसमें जो राउंड करती है, तो देखिए ये आपकी है 21 जून की तारीख, ये आपकी 23 सितंबर, ये 22 दिसंबर और ये 21 मार्च। जो 21 मार्च है और जो 23 सितंबर है, इस दिन पृथ्वी जो है वो विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। सूर्य का जो प्रकाश होता है वो विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ता है, इसलिए दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं। दिन और रात बराबर होते हैं कब? 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 जून मतलब गर्मी, तो जून में जो है 21 जून को कर्क रेखा पर इसका लंबवत प्रकाश पड़ता है। क्योंकि हमारा भारत भाई 23 डिग्री अक्षांश कर्क रेखा से गुजरा है ना, 8 राज्यों से, तो वो कर्क पर ही ना, तो सूर्य का प्रकाश सीधा कर्क पर पड़ेगा, तो इसका मतलब हमारे भारत में गर्मी बहुत उच्च सीमा पर होगी। ठीक, ऐसे ही देखिए मकर, जब दिसंबर का महीना आएगा 22 दिसंबर, हमारी ठंडी बहुत पड़ती है। ठंडी क्यों पड़ती है? कर्क आपका यहाँ आ गया, ये आपका कर्क आ गया, कर्क यहाँ आ गया, ये तो अब यहाँ तो उसका प्रकाश पड़ रहा है, तो मकर, यहाँ मकर है, तो मकर पड़ रहा है, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण देशों में गर्मी होती है और हमारे यहाँ ठंडी होती है। जो 25 दिसंबर होता है क्रिसमस डे, तो क्रिसमस डे यहाँ उस समय गर्मी पड़ती है, तो हमारे यहाँ भयंकर ठंडी पड़ती है। ठीक, तो कुल मिला के 21 मार्च, जितना आपको जानना है, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। 21 जून को दिन बड़े होते हैं, जून में गर्मी में, और रातें छोटी होती हैं। और जस्ट उल्टा इसका यहाँ होता है, इसका उल्टा क्या होता है कि दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती हैं। ठीक, आगे चलते हैं। यही सब समझाया गया है पूरा इसमें कि जून दिसंबर में क्या स्थिति होती है, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक, ये देखिए जो मैंने कहा था 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है? शम दिवा रात्रि, मतलब कि दिन और रात की अवधि बराबर होती है। ठीक,
क्यों? क्योंकि इस दिन सूर्य का प्रकाश सभी अक्षांश रेखाओं को दो बराबर भागों में बांटता है। तो इस दिन पृथ्वी का झुकाव न सूर्य की ओर और न किसी की ओर होता है, इसलिए दिन रात बराबर होते हैं। कब? 21 मार्च, ये इंपॉर्टेंट है, 21 मार्च, ठीक, और 23 नवंबर। ऐसे ही आगे देखिए, आगे चलेंगे तो ये उन्होंने उदाहरण दिया है। ये देखिए, ये क्या है? यहाँ अगर सूर्य था तो सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधे भूमध्य रेखा पर हमेशा पड़ती हैं, ठीक, और इधर तिरछी पड़ती हैं और ध्रुवों पर बहुत न के बराबर। इसलिए कहते हैं 6 महीने की दिन और 6 महीने की रातें, जब सूर्य उत्तरायण होता है, उत्तर की तरफ होता है, तो उत्तरी ध्रुव पर दिन होता है, और धीमे धीमे जब दक्षिण की आता है, दक्षिणायन होता है, तब दक्षिण ध्रुव दिन होता है। तो 6 महीने की यहाँ दिन, 6 महीने का यहाँ रात, ठीक, यही सब बताया गया है इस पूरे में। देखिए यहाँ लिखा है कि यदि हम पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण दो बराबर हिस्सों में बांट ले तो बीच के हिस्सा सूर्य किरण लगभग हमेशा सीधा पड़ेगा, जो बताया हमने, यहाँ सीधा पड़ेगा कर्क पे। और यहाँ साल भर गर्मी बहुत पड़ेगी, ठीक, ये आपका एरिया है, यहाँ गर्मी बहुत पड़ेगी। और जैसे ही हम उत्तर या दक्षिण की ओर जाएंगे तो सूर्य की किरणें क्या हो रहेंगी? तिरछी होंगी, ठीक, तिरछी होंगी, तो वहाँ जो है गर्मी आपकी कम होगी, ठीक। तो इसे क्या कहेंगे? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और ध्रुवों के निकट सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ शीत पड़ता है, मतलब बहुत ठंडी। भाई यहाँ वर्ष भर बर्फ जमा रहता है, आर्कटिक हो गया, तो अंटार्कटिका हो गया, सब शीत कटिबंध हैं, ठीक। आगे इस तरीके से ही आपका सेकंड चैप्टर भी खत्म हो गया, ठीक। देखिए पीपीटी से आपका टाइम भी बचेगा और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको पढ़ाई दे रहा हूँ, ठीक। और ये देखिए, ये प्रकार से हमारा क्या है? पृथ्वी का परिमंडल। परिमंडल में क्या आएगा भाई? परिमंडल में जल मंडल है, स्थल मंडल है, वायुमंडल है, यही सब आएंगे। देखिए ये देखिए जलमंडल, तो जलमंडल क्या है? जहाँ जल होगा। जल कहाँ है भाई? देखिए पृथ्वी पर 4 बड़े महासागर हैं, जल भाग हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक महासागर, ठीक। ये सब क्या हैं? ये सब जलमंडल हैं आपके, ठीक, ये सब आपके जलमंडल हैं, ठीक। आगे देखिए ये पॉइंट आप देखिए कि लगभग 71% भाग तालाब, झील, सागर इत्यादि में पाया जाता है। मतलब लगभग 71%। देखिए ये सब, ये अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, दिख रहा है ना, ठीक। तो ये आपका ये अटलांटिक महासागर हो गया, ये प्रशांत हो गया आपका, ये आपका हिंद महासागर हो गया, ये आपका आर्कटिक महासागर हो गया। ये 4 महासागर की बात की गई है। यहाँ तो देखिए, आप मैप देखिए हल्का सा, ठीक है। यहाँ आप एक चीज़ देखिए, ये आपके 7 महाद्वीप हैं, कितने? 7, जिसमें ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ठीक, ये अफ्रीका है सबसे बड़ा महाद्वीप, ये यूरोप है, ये एशिया है, ठीक, एशिया है, नहीं सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है आपका, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एशिया है, और ये ऑस्ट्रेलिया है। तो 1 2 3 4 5 6 और एक आपका जो है नीचे है आर्कटिक महाद्वीप, ठीक। इस तरीके से ये देखिए, ये अंटार्कटिका वाला, ठीक है, ये गया। देखिए जो मैंने बात कही थी आपकी, 1984 में जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष की यात्रा पर थे, उस समय भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी फ़ोन किया, पूछा कि आपको अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसी दिखाई दे रही है? तो राकेश शर्मा ने कहा, नीली। वास्तव में अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी का रंग नीला दिखाई पड़ता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। जैसे मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, ऐसे ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। एरोनॉटिक्स क्या होता है? एरोनॉटिक्स वो होता है वह स्थान जहाँ से गुब्बारा, हवाई जहाज एवं हेलीकॉप्टर की उड़ान संचालित होती है, उसे कहते हैं हम एरोनॉटिक्स, ठीक है। आगे चलते हैं। स्थल मंडल क्या है? पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़, मैदान, पठार इत्यादि आते हैं, वो स्थल होते हैं, ठीक। स्थल मंडल हो गया। यहाँ एक टर्म है स्थल संधि। स्थल का वह एक संकरा भाग जो 2 बड़े स्थल खंडों को जोड़ता है। देखिए ये पनामा नहर है यहाँ पे ना, पनामा जल संधि, तो वो 2 जलों को जोड़ रही है पनामा जल संधि, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर जल संधि हो गया। 2 जलों को जोड़ने वाला जल संधि और 2 स्थलों को जोड़ने वाला। यहाँ ऐसे बात की गई है, उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से कौन जोड़ रहा है? एक स्थल संधि यहाँ पनामा, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, इसी जल संधि में देखिए, इस
पानी का संकरा भाग जो दो बड़ी जलराशि जैसे समुद्रों को जोड़ता है वो जल संधि या जल डमरू मध्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जल संधि तो कहते ही हैं, जल डमरू मध्य भी कहते हैं। जैसे देखिए भारत में आप देखिए, ये आपका पाक जल संधि है या पाक जल डमरू मध्य बोल सकते हैं इसको। तो पाक जल संधि क्या कर रही है? बंगाल की खाड़ी और आपकी अरब सागर को दोनों को जोड़ रही है, लिंक कर रही है ना। तो ये आपका जल दो जलों सागरों को मिलाना जल संधि, दो स्थलों को मिलाना स्थल संधि। ठीक, उसका देखिए ये यहाँ पे जलमंडल और स्थलमंडल के चारों ओर जो हवा है कई सौ किलोमीटर की ऊंचाई पर फैली है उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल। ठीक, हमारा पृथ्वी के चारों ओर हवा का घेरा है। ठीक, कई गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल में 3/4 से भी अधिक नाइट्रोजन गैस है, 3/4 क्या है? नाइट्रोजन है हमारे यहाँ। ठीक, उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन गैस भी हवा में मौजूद है जो जीवों के लिए बहुत आवश्यकता है। हवा में इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी है जो वनस्पतियों के लिए होता है और थोड़ी मात्रा में जलवाष्प मौजूद है। क्या? वायुमंडल में। ठीक, देखिए वायुमंडल में क्या है, आप एक चीज़ देखिए, ये थोड़ा सा मैप देखिएगा अगर दिख रहा हो आपको। ये आपका है स्थलमंडल। इसमें क्या है? इसमें बादल बन रहा है, एवरेस्ट है, मतलब जो भी चीज़ें क्रियाएं होती हैं, बादल गिरना, बादल फटना, बरसात, वो सब इसी में होता है। ठीक, इसलिए वायुयान जो चलते हैं वो आपके चलते हैं समताप मंडल। समताप मंडल में देखिए कोई क्रिया हो रही है? कोई क्रिया नहीं हो रही, एकदम शांत वातावरण है। तो वायुयान आपके इन बादलों के ऊपर चलते हैं। तो क्या है? समताप मंडल। समताप मंडल में एक मंडल होता है ओजोन मंडल, जो समताप मंडल और क्षोभ मंडल के यहाँ होता है। देखिए आप तो देखिएगा, ये जो होता है ये आपका ओजोन मंडल होता है जो धीमे धीमे कम हो रहा है इसका परत। कारण है CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो फ्रिज में होती है, AC में होता है। आगे देखिए, ये है आपका मध्य मंडल और ये आयन मंडल। जब कोई जो उल्कापिंड की बात की थी, उल्कापिंड, जब उल्कापिंड आपका हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वो जो है वायु के घर्षण से उसमें चमक उत्पन्न होती है, तो वो हमको टूटता हुआ तारा दिखता है। और सबसे लास्ट में जो मंडल होता है वो होता है आपका बहिर्मंडल। कौन सा? यहाँ आपके जो सैटेलाइट होते हैं लॉन्च किए जाते हैं, अभी हाल ही में जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया वो इन सब जगह छोड़ा जाता है। ठीक, तो ये आपके वायुमंडल के भाग हैं। कौन कौन से? आपके क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक, इस तरीके से आगे चलिए। अब देखिए इसमें जो मैंने बताया था, हाँ एक देखिए जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उसमें मैं आउटलाइन कर रहा हूँ। जहाँ ये तीनों मंडल कौन कौन से? स्थल, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल, जहाँ तीनों हो वहाँ क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं जैवमंडल। ठीक, उसको कहते हैं जैवमंडल। देखिए ये एक चित्र है, ये देखिए, तो इसमें क्या है? इसमें देखिए आकाश, वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, ये तीनों पूरा घेरा जो है ये आपका जैवमंडल है। ठीक, जैवमंडल। आगे ये आपका ये भी चैप्टर खत्म। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 4, पृथ्वी के प्रमुख स्थल। ठीक, सौरमंडल देख लिया, पृथ्वी की गतियाँ देख ली और पृथ्वी के परिमंडल देख लिए। अब हम देख रहे हैं पृथ्वी का मुख्य स्थल। स्थल में क्या आता है? पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया। ठीक, इस तरीके से आप आगे बढ़। देखिए सागर तो जानते हैं जहाँ पानी होता है, मैदान जो समतल भाग होते हैं जहाँ हम लोग खेती करते हैं। ठीक, पठार जो मैदान से कुछ उठे हुए भाग होते हैं लेकिन इसकी जो सिरा होता है वो सपाट होता है, वो पठार कहलाते हैं। और पहाड़ में जो है शंक्वाकार चोटी पाई जाती है, तो वो जो है पठार से ऊपर होते हैं, वो आपके पर्वत कहलाते हैं। ठीक, ये स्थल रूप हैं, इन्हीं की विस्तृत चर्चा हुई है। देखिए जैसे ये मैदान है। ठीक, ये क्या है? मैदान है, मैदान में खेती होती है दूर। ठीक, और ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रायः नीची और समतल भूमि को मैदान कहते हैं। ठीक, वही मतलब बराबर के मैदान। देखिए मैदान भी 3 प्रकार के होते हैं, एक अपर्दन, एक निक्षेपण और एक हो रहा नीचे रचनात्मक। ठीक, तो अपर्दन क्या है? वे मैदान जिनकी रचना में अपर्दन की क्रिया, अपर्दन मतलब टूट फूट होता है, टूट फूट होना किसी चीज़ का, जैसे फिनलैंड का मैदान और उत्तर यूरोप और कनाडा का पूर्वी क्षेत्र, यहाँ पे अपर्दन की प्रक्रिया के फलस्वरूप बने हैं। निक्षेपक क्या होता है? नदियों द्वारा, हिमानी द्वारा, वायु द्वारा जो भी चीज़ें हैं उड़ा के या नदियों बहाव के माध्यम से ला के एक जगह छोड़ दी जाती हैं, उससे जो मैदान बनते हैं उनको निक्षेपक मैदान कहते हैं। केरल का मैदान, हंगरी का मैदान। रचनात्मक मैदान क्या होते हैं? रचनात्मक मैदान, इसमें आपका
पृथ्वी की जो आंतरिक हलचल मतलब जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, उसके द्वारा जो मैदान बनते हैं, निर्माण होता है, तो उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती मैदान इस तरीके से बना हुआ है। ठीक, उसके बाद आप आ जाइए पठार, मालूम ही है आपको, बता दिया मैंने आपको। हाँ, पठार में क्या है कि पठार की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक हो सकती है। ठीक है। इसके ऊपर का भाग सपाट होता है, बताया ना आपको, भूमि से ऊंचा तो होता है लेकिन ऊपर का भाग सपाट होता है। जैसे दक्कन का पठार हमारे, ठीक, छोटा नागपुर का पठार, ठीक, तिब्बत का पठार संसार का सबसे ऊंचा पठार है। कौन सा? तिब्बत का। पामीर का पठार, उसको क्या कहता है? संसार की छत कहा जाता है। तो इससे मेन ये है कि तिब्बत का पठार संसार का सबसे ऊंचा पठार है और पामीर का पठार को संसार की छत कहा जाता है। ठीक, जो आपका दक्कन का पठार है वो इस एरिया में है, छोटा नागपुर, ये छत्तीसगढ़ वाला एरिया। ठीक, आगे पर्वत देखिए, पर्वत तो जानते ही हैं, शीर्ष हिमालय पर्वत की अधिक ऊंचाई का इसको शीर्ष भाग में बर्फ जमा है, लेकिन कम ऊंचाई का अरावली पर बर्फ नहीं जमा है। ये एक पॉइंट बताया गया है। ठीक, ये देखिए पर्वत से निकलने वाली नदियों का जल का उपयोग सिंचाई, पंचबिजली में किया जाता है ना। और चूंकि पर्वतों पर कई प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, ठीक, पर्वतों पर यातायात कठिन होता है और यहाँ खेती करना भी कठिन होता है, इसलिए खेती करने के लिए सीढ़ीदार खेत बनाते हैं। कैसे? सीढ़ीदार खेत। देखिए जैसे असम में आपने देखा होगा बागान होते हैं चाय के। देखिए मेड़ बनी है ना, मेड़ पानी रोक दिया है, अगर मेड़ नहीं बनाएंगे पानी बह जाएगा तो यहाँ कुछ होगा नहीं, इसलिए हम जो है पर्वतों पर सीढ़ीदार खेती करते हैं। ठीक है। अब देखिए पर्वतारोहण, पर्वत के ऊपर चढ़ना खेल अधिक ऊंचाई वाले पर्वतों पर होता है। मतलब जो अधिक ऊंचाई वाले जो पर्वत होते हैं उन पर जो है पर्वत के ये खेल होता है, वहाँ होता है। पर्यटकों के स्थल केंद्र होते हैं, क्योंकि जहाँ बर्फ जमी होती है वहाँ लोग क्या करते हैं? स्कीइंग करते हैं, स्कीइंग। ठीक, इस तरीके से देखिए स्कीइंग क्या होता है। देखिए लोग स्कीइंग कर रहे हैं, पैर में बांध लेते हैं, चलते हैं आगे। तो ये हो गया। देखिए पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। पर्वत जैसे मैदान 3 प्रकार के थे, अपर्दन, रचनात्मक और एक और था, तो ऐसे ही पर्वत 3 प्रकार के हैं, एक वलित, ध्वंसोत और ज्वालामुखी। देखिए वलित पर्वत क्या होता है? वलित पर्वत इनकी सतह उबड़ खाबड़ होती है, जैसे भारत का हिमालय पर्वत और दक्षिण अमेरिका का एंडीज। भारत में कौन सा पर्वत है? हिमालय है। और दक्षिण अमेरिका में कौन सा है? एंडीज। एंडीज सबसे लंबी श्रेणी का पर्वत है ना। ध्वंसोत, देखिए इसको आप देखिए, ध्वंसोत पर्वत देखिए क्या होता है कि जब आंतरिक हलचल होते हैं, मतलब ज्वालामुखी या भूकंप अगर आता है पृथ्वी के अंदर, तो बीच में एक दरार पड़ जाती है। देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए एक ज़मीन है, ये देखिए, एक सेकेंड, मान लीजिए एक ज़मीन है ये, ठीक, और इस ज़मीन में कुछ भूकंप हलचल की वजह से ये जो है इतना हिस्सा इसका टूट गया, और मान लीजिए ये इतना हिस्सा टूट गया। अब ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये आपका सड़क के ऊपर आ जाए, ये वाला हिस्सा आपका जो है, मतलब ये वाला हिस्सा ऊपर आ जाए, तो ये आपका ये जो रहेगा, ये वाला पोर्शन, ये आपका ध्वंसोत पर्वत होता है। ठीक, यही बताया गया है कि पृथ्वी के आंतरिक हलचलों में कर्क पृथ्वी में दरार पड़ जाती हैं, दरारों के बीच भाग का भाग ऊपर उठ जाता है। इस ऊंचे उठे भाग को ध्वंसोत पर्वत कहते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण भारत का सतपुड़ा। ठीक, ज्वालामुखी पर्वत क्या होते हैं? ज्वालामुखी से जो निकले हुए पदार्थ लावा होते हैं वो ठंडे होकर जम जाते हैं, जिससे वो जो यहाँ पर्वतों का निर्माण होता है। इटली का जो विशुवियस पर्वत है वो इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। भारत का अंडमान निकोबार में एक क्या है? वेरन आइलैंड है, वो भी सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ठीक, इस तरीके से आपने पर्वतों के तीन प्रकार देखे। आगे, ठीक, आगे ये भी खत्म हो गया, समाप्त हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं दिशाएं। ठीक, दिशाएं तो आप जानते हैं पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक, ये कहानी है सबकी, बच्चों की। ये देखिए दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक, इनके बीच में तो कुल मिला के इसमें 10 दिशाओं के बारे में बताया गया है। 10 दिशाओं के बारे में बताया गया है। देखिए कौन कौन से, आप एक बार देख लीजिए इसको। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक, ये 4 हो गए प्रमुख। उसके बाद पूरब के बीच में उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, ये हो गया। उसके बाद 2 जो है वो आपके सिर के ठीक ऊपर की, मतलब आकाश की ओर जो है वो भी दिशा है, और एक पाताल की ओर। तो टोटल मिला के
10 दिशाएं इस चैप्टर में बताई गई हैं। ठीक, ये देखिए, अगर आपको दिशाओं का अगर ज्ञान ना हो तो आप सूर्य की तरफ चेहरा खड़े रहिए, तो जिधर आपका चेहरा होगा वो पूरब होगा, आपका पीठ पश्चिम होगा, आपका जो दाहिना हाथ होगा वो दक्षिण होगा और बायां हाथ का उत्तर होगा। ठीक, इस तरीके से आप जो है मानचित्र का निर्माण कर सकते हैं। ये देखिए, ये किसका मैप है? ये बिहार का है। यहाँ क्या है? यहाँ क्या था? पश्चिमी चंपारण। यहाँ क्या था? किशनगंज। यहाँ क्या था? कैमूर। ध्यान आ रहा है? ठीक, ठीक है। आगे देखिए, ये आपका हो गया, ये भी चैप्टर खत्म। अब हम मानचित्र, ठीक, एक सेकेंड, ठीक। अब चैप्टर 6 हो गया पृथ्वी और ग्लोब। तो इसमें देखिए, आप देखते हैं इसमें क्या है। इसमें पृथ्वी, देखिए क्या लिखा हुआ है कि अगर हम चांद या उपग्रह पर जाकर पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी का चांद कैसा दिखाई देगा? क्योंकि पृथ्वी भी चांद जैसी दिखाई देगी, क्योंकि पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह गोल है परंतु आकार में चंद्रमा से बड़ी है। ठीक, चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक, अमेरिका के थे। और हो गया, यही महत्वपूर्ण था इसमें तो। ठीक, आगे देखिए, ये ग्लोब है आपका। देखिए, इसे आप एक चीज़ देखिए, ये हमेशा ग्लोब ऐसे क्यों आता है? क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए ग्लोब भी आपको एक प्रकार से पृथ्वी का नमूना है। ये क्या है? पृथ्वी का नमूना है, इसलिए इसको भी आपको 23.5 डिग्री अक्षांश तक घुमा के दिखाया गया है। ठीक, मानचित्र ग्लोब में कुछ खास नहीं है, ये जो आपने देखा था। देखिए, कुछ देख लीजिए कि महादेश मतलब कि जो हमारे महाद्वीप हैं, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका। महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक, ये मैंने बताया था अभी आपको। तो इसमें क्या है? महासागरों की कुल संख्या कितनी है? 4 है। ठीक, ये हो गया, बाकी तो इसमें कुछ खास नहीं है। और देखिए एक चीज़ और, यहाँ 50 ओवरों का क्रिकेट मैच, एक बात की गई है, बच्चों प्रश्न किया गया है, 50 ओवरों क्रिकेट मैच में 8:30 बजे सुबह शुरू होता है, जबकि मुंबई में वही मैच 9:30 बजे शुरू होता है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में सुबह 10 बजे हॉकी शुरू हो जाती है और पटना में सुबह 5 बजे थे, जबकि लोग सोकर उठ रहे थे। ईटानगर में जब सुबह की धूप खिली है तो उसमें गुजरात की भुज में भोर होने वाली है। देखिए क्या है, ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं आपकी, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, तो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये मौसम परिवर्तन में सहायक होती हैं और देशांतर रेखाएं आपके समय को निर्धारित करती हैं। ठीक, ये देशांतर रेखाओं की ही बात की गई है। तो देखिए, आप देखिए एक चीज़ यहाँ, तो अक्षांश रेखाएं क्या हैं? देखिए, अक्षांश रेखाएं जैसे जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, अगर इसको 2 भागों में बांट दिया जाए तो हम आधा भाग क्या कहेंगे? गोलार्ध कहेंगे। ठीक, और गोलार्ध में जो 2 भागों में बांटने वाली जो रेखा वृत्त भूमि होती है उसे आप रेखी वृत्त कहते हैं या भूमध्य रेखी वृत्त कहते हैं या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? जो अगर हम 20 से, जैसे मान लो ये गोला है और इसको हम 20 से काट देंगे, एक सेकंड रुकिए बताते हैं आपको हम। ये गोला है आपका ये, और इसको अगर हम 20 से काट दें ये ऐसे, तो ये आपका जो है ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा भूमध्य रेखा। ठीक, और इसके ऊपर ये और इसके ऊपर ये आपकी कर्क रेखा हो जाएगी और ये आपकी हो जाएगी, ये कर्क रेखा हो जाएगी आपकी, ये मकर रेखा हो जाएगी। ठीक, अब देखिए हम बात कर रहे हैं अक्षांश की। देखिए एक चीज़ आप देखिए, ये आपका गोला हो गया, ये गोला हो गया, और इसमें अगर हम लाइन सीधी खींचें, ये 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, इस तरीके से जो रेखाएं होती हैं, समानांतर जो रेखाएं होती हैं उन्हें हम अक्षांश रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। ठीक, ऐसे ही अगर हम इसमें जो है इस तरीके से, सॉरी नहीं देखिए हो रहा है, इसमें अगर हम ऐसे लाइन खींच दें, ऐसे लाइन खींच दें, ऐसे लाइन खींच दें, ऐसे, तो ये जो लेटी हुई रेखाएं हैं इसे बोलते हैं देशांतर रेखाएं। ठीक, तो यही बताएंगे इसमें कि
भूमध्य रेखी वृत्त का भूमध्य रेखा पृथ्वी 0 डिग्री अक्षांश है। भूमध्य रेखी वृत्त मतलब भूमध्य रेखा जो होता है वो 0 डिग्री अक्षांश है, क्योंकि यह पृथ्वी में मध्य में है और इसी ही 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। ठीक, और इसके ऊपर जाएंगे तो आपको 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश मिलेगा। ठीक, ये देखिए, यहाँ देखिए आप, ये आपकी भूमध्य रेखा हो गई, 23.5 डिग्री आपकी कर्क रेखा हो गई, 23.5 डिग्री दक्षिण आपकी मकर रेखा हो गई। ठीक, ऐसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए, ठीक वही चीज़ है। जैसे आप आगे इधर बढ़ते जाएंगे 0, 20, 10, 20, 30, 40, 90 तक। ठीक, ऐसे इधर 90 तक, तो ये उत्तरी हो जाएगी, ये दक्षिणी अक्षांश रेखा हो जाएगी। ठीक, तो आगे देशांतर रेखाएं देखिए, जैसे बताया आपको, देशांतर ये होता है, इसमें इस टाइप से होता है। ठीक, ठीक है, तो ये आपका समय बताने के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, ये रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं और 0 और 180 डिग्री से मिलकर एक पूर्ण वृत्त बनाती हैं। ठीक, पूर्ण वृत्त, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए ना। तो इसका मतलब क्या है, इसकी लंबाई समान होती है। ठीक, और संख्या कितनी होती है, 360। उसमें कितनी संख्या थी, उसमें 90 थी ऊपर, 90 थी नीचे, उसमें 181 थी, ये भूमध्य रेखा थी, किसमें, अक्षांश में 181 थी। लेकिन इनकी संख्या कितनी होती है, 360। ठीक, 180 देशांतर रेखा एक ही रेखा होती है, इसलिए यह पूर्व या पश्चिम नहीं होता। मतलब भाई 180 एक है तो एक ही है 180 रेखा। ठीक है, ये देखिए यहाँ, क्या आप जानते हैं कि सूर्य के सामने घूमती हुई पृथ्वी को एक देशांतर से दूसरे देशांतर पहुँचने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक, मतलब कि 1 डिग्री अगर देशांतर आगे बढ़ा है तो उसका मतलब 4 मिनट वो आगे है। ठीक, ऐसे ही करते करते वो अगर 15 डिग्री आगे जाती है तो इसका मतलब 15 चौके 60 होता है। 60 मतलब हो गया 1 घंटा। ठीक, 1 घंटा। और ऐसे ही करते करते अगर 180 डिग्री घूम जाएगी तो 180 वो 1 दिन आगे बढ़ जाएगा। ठीक, 1 दिन आगे बढ़ जाएगा। तो जैसे हम पूरब की ओर जाएंगे, जैसे हम मान लीजिए ग्रीनविच रेखा है आपकी इंग्लैंड में, और इधर से आप आगे जाएंगे तो यहाँ पड़ता है भारत, तो भारत 5.5 घंटे इससे आगे क्यों है, क्योंकि अगर यहाँ 12 बज रहा होगा दिन का तो यहाँ शाम का 5:30 बज रहा होगा। ये कारण इसीलिए है क्योंकि हमारा देशांतर 82.5 डिग्री है, और 82.5 की मतलब अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो करीब 5.5 घंटे का इसमें अंतर आ जाता है। ठीक, ये हो गया। उष्णकटिबंधीय आपको बता ही दिए थे हम। ठीक, इस तरीके से ये बता ही दिए थे आपको। अब आते हैं हम लोग मानचित्र अध्ययन पर। इसमें कुछ खास नहीं है, देख लीजिए मोटा मोटा थोड़ा सा। भाई मानचित्र कैसे बनाते हैं ये बताया गया है कि मानचित्र इस तरीके से एक हम लोग कोई भी एक बना देते हैं चित्र, और इसको ग्राम का, मंदिर का दे दिए, इसको पेड़ का दे दिए, तालाब बना दिए, इंडिकेट कर दिए कि ये चीज़ है, मानचित्र है। ठीक, संकेतों का प्रयोग करते हैं, मापक स्केल होता है, ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए ना। ये देखते हैं इसमें कुछ अगर महत्व मिलता है तो। देखिए थीमेटिक चीज़, देखिए थीमेटिक मानचित्र क्या होता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचनाओं के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है, जैसे जलभाग, जनसंख्या मानचित्र, वनस्पति। तो जब हम किसी चीज़ का नामकरण करते हैं उन मानचित्रों को, उनको थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। ठीक, यही तरह से देखिए इसको हमने क्या कहा, इसको हमने अंतर्राष्ट्रीय नाम दिया, बता ये मस्जिद हो गया, ये मंदिर हो गया, तो एक इंडिकेट कर देना कि ये चीज़ है, तो उसको हम थीमेटिक बोलते हैं। ठीक, आगे इसमें कुछ नहीं खास नहीं है। तो नेक्स्ट होता है हमारा राज्य बिहार। ठीक, ये थोड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के गौनहा कन्या मध्य विद्यालय में कई छात्राएं प्रतिदिन नेपाल से पढ़ने आती हैं। समझ रहे हैं ना, नेपाल देश से बिहार में पढ़ने आती हैं। इसका मतलब क्या है, उसके जो बॉर्डर हैं, बॉर्डर पर थोड़ा सा रोकने की जो बात है, वीज़ा नहीं लगता है इसके लिए। ठीक, क्योंकि हम किसी और देश में जाते हैं तो वीज़ा का जो होता है वीज़ा लगता है, इसमें वीज़ा नहीं लगता। तो कहाँ, पश्चिमी चंपारण ध्यान आ रहा है, पश्चिमी चंपारण एकदम ये अलग हिस्सा बिहार का। ठीक, तो पश्चिमी चंपारण जिले के गौनहा कन्या मध्य विद्यालय में प्रतिदिन कहाँ से आती हैं छात्राएं, नेपाल से आती हैं। उत्तर प्रदेश से आने वाली गाड़ियों की जांच
रांच NH2 पर कर्मनाशा के निकट क्या है? कर्मनाशा एक नदी है। क्या है ये? कर्मनाशा एक नदी है। तो यहाँ जो है NH2 गुजरता है। ठीक, ये आप ध्यान दीजिए। बंगाल बंद के कारण पूरब से पटना आने वाली ट्रेन लेट हो जाती हैं। भाई बंगाल से जो ट्रेन आती हैं वो बंद हो गया। झारखंड में राष्ट्रीय मार्ग संख्या 33 में दरार पड़ने से राजू के दादा पटना नहीं पहुंच सके। देखिए ये चीज़ें बता रही हैं कि किस तरीके से हम बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, झारखंड से जुड़े हुए हैं और किस तरीके से हमारी आवाजाही एक स्थल रुद्ध राज्य के तौर पे होती है। ये आपको ध्यान आ रहा होगा, मैंने पढ़ाया था आपको। पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है इसकी? 4 का वर्ग 2, 4 का दुगना 8 और 4 से 1 कम 3, और दक्षिण उत्तर दक्षिण 345। ठीक, जो करंट अफेयर्स की क्लास थी उसमें मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है ना। ये आप जानते ही हैं, बिहार के उत्तर में नेपाल, पूरब में पश्चिम बंगाल, ये चीज़ ये कुछ खास नहीं है, ये तो आपने मैप देख लिया होगा। ये प्रखंड हैं इसके ये। ठीक, बिहार के यहाँ जो है मुख्य रूप से 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? ग्रीष्म और वर्षा और ऋतु, ग्रीष्म, वर्षा और शीत। ठीक, अब देखिए आगे चलते हैं। वर्षा का मौसम, नदी घाट, ये सब ठीक है। ठीक, इसमें कुछ खास नहीं है, बस बाढ़ जब आती है तो बाढ़ में जो है लोग फंस जाते हैं, तो उनकी मदद करने के लिए जो वॉलंटियर्स आते हैं मदद करते हैं। उनको खाद्यान्न की दिक्कत आती है, पानी की दिक्कत आती है, ये सब बताया गया है। कि देखिए ये लिखा हुआ है ना कि एक समय कहीं बाढ़ आ जाती है तो कहीं खेतों में पानी, पूरा पानी नहीं रुकता, कहीं कई किलोमीटर तक जल ही जल नज़र आता है ना। 4 महीने तक खेतों में जमा रहता है। ठीक, कोसी प्रमंडल के जिलों में रहने वाले लोगों के बारे में बरसात के महीनों में, क्योंकि कोसी क्या है, एक नदी है, वहाँ काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आती है अधिकतर। पटना से पूरब एक बड़ा हिस्सा फतुआ से, ये कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। आगे देखिए, ये क्रियाकलाप, कृषि व्यवसाय। देखिए बिहार में मात्र 6.4% पर भूभाग पर वन है। ठीक, उत्तर पश्चिम में हिमालय की तराई में सोमेश्वर की पहाड़ी में जंगल मिलते हैं। अररिया एवं पूर्णिया जिलों के कुछ हिस्सों में विरल वन पाए जाते हैं और जमुई बांका जिलों में कुछ हिस्सों में जंगल पाया जाता है। गया और नवादा जिलों में झारखंड की सीमा से सटे कुछ हिस्सों में वन से आच्छादित हैं। जो राजगीर पहाड़ियों और कैमूर पहाड़ियों पर भी वन मिलते हैं, लेकिन विरल वन है। तो ये बता रहा है कि बिहार में 6.4% भूभाग है। उत्तर पश्चिम में क्या है? सोमेश्वर की पहाड़ी है। अररिया और पूर्णिया जिले में जगह जगह वन पाए जाते हैं। जमुई बांका में जंगल है। ठीक, गया और नवादा झारखंड की सीमा सटे हुए हैं। ये सब बता रहा है बिहार का जो एरिया है। तंबाकू देखिए, तंबाकू के बारे में चर्चा की गई है। ठीक, देखिए मेन चीज़ इसमें यह है कि जो तंबाकू के जो पौधे उगाते हैं लोग, तो उसकी जो मिट्टी होती है वो चूना युक्त होती है। ठीक, कैसी होती है? चूना युक्त होती है। ठीक, और धूप से बचाने के लिए दिन में पौधों को केले के पत्ते या टोकरी से ढक दिया जाता है। ठीक, खरपतवार एवं ढेले बिल्कुल नहीं रहते। ये तंबाकू किस कंडीशन में उगता है और कैसे उगाते हैं उसके बारे में बात की गई है। तंबाकू के पौधे धीरे धीरे बड़े होकर फैलते हैं, बाद में इन्हीं पत्तों को तोड़कर भिगा कर सुखाते हैं, लपेट लेते हैं। चूँकि सरेसा इलाके के तंबाकू काफ़ी कड़कदार होते हैं, सरेसा एक इलाका है बिहार में, तो तंबाकू बेचने वाले सरेसा के नाम का इस्तेमाल तंबाकू को प्रभावशाली बनाने में करते हैं। ठीक, ये हो गया। और इसमें वन्य प्राणी देखिए, हाँ ये महत्वपूर्ण है। जंगल में अनेक जानवर होते हैं। ठीक, बाघ क्या है? बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। बाघ किसका? हमारा राष्ट्रीय पशु, मतलब भारत का। ठीक, और जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, जंगल कट रहे हैं, तो जंगली जानवर घट रहे हैं। पश्चिमी चंपारण जिला के वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य में रात्रि के समय बाघों की दहाड़, मतलब देखिए जो वाल्मीकि जो अभ्यारण्य है वो कहाँ है? आपका पश्चिमी अभ्यारण्य में है। ठीक, उसके बाद वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य के अतिरिक्त रोहतास जिले में कौन सा है? कैमूर अभ्यारण्य है। ठीक, रोहतास में कैमूर है। नालंदा में कौन सा है? राजगीर अभ्यारण्य है। गया में गौतम बुद्ध विहार अभ्यारण्य है। ठीक, इस तरीके से
खड़गपुर की पहाड़ियों के बीच भीमबाद अभयारण्य है। ठीक, इस तरीके से ये कुछ हैं महत्वपूर्ण अभयारण्य जो देखना है आपको। ठीक, आगे बिहार की जनसंख्या, भाई इस पर थोड़ा वो है, लेटेस्ट ये नहीं है, ये थोड़ा सा आगे देखिए। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे ये बिहार का पार्ट 9 है, बिहार दर्शन। बिहार दर्शन है ये। अब देखिए इसमें बिहार का दर्शन करेंगे हम लोग। देखिए कुछ बच्चे हैं जो टूर पे जा रहे हैं बस द्वारा। सबसे पहले कहाँ गए? बोधगया गए। बोधगया में क्या है? महाबोधि मंदिर है। ठीक, जो क्या है, इस मंदिर को विश्व धरोहर में गिनाया जाता है। ठीक, जो यूनेस्को जारी करता है, यूनेस्को। ठीक, तो विश्व धरोहर में क्या है? महाबोधि मंदिर कहाँ है? बोधगया में है। ठीक, उसके बाद क्या है, यहाँ क्या है? यहाँ एक बोधि वृक्ष है। ठीक, इस वृक्ष क्या हुआ था? इसके नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसके बाद ये गौतम बुद्ध कहने लगे। ठीक, तो ये हो गया महाबोधि मंदिर। देखिए आप, ये है, ये महाबोधि मंदिर है आपका। ठीक, कहाँ है? बोधगया में है। ठीक, आगे देखिए इस मंदिर के बगल में स्थित मूचलेंद्र सरोवर। कहाँ है मूचलेंद्र सरोवर? बोधगया में है। ठीक है, मूचलेंद्र सरोवर है। आगे आइए, आगे आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि फाल्गु नदी कहाँ है? बोधगया में है। फाल्गु नदी के तट पर स्थित विष्णुपद मंदिर, मतलब यहाँ विष्णु भगवान की मूर्ति भी है। इस मंदिर को काले पत्थरों से रानी अहिल्याबाई ने बनाया था। किसने? रानी अहिल्याबाई ने विष्णुपद जो मूर्ति है बोधगया के पास, ये फाल्गु नदी के पास, उसको बनाया था। ठीक, आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अश्वनी महीने के, देखिए लिखा ना, अश्वनी महीने के कृष्ण पक्ष में यहाँ पितृ पक्ष का मेला 15 दिन लगता है। कहाँ? वहीं देश के कोने कोने से लोग आकर यहाँ क्या करते हैं? पिंडदान करते हैं। विष्णु पद से सही। ठीक, पिंडदान कहाँ होता है? यही होता है, गया में जाते हैं लोग ना पिंडदान करने। ये आपका राजगीर हो गया, राजगीर शांति स्तूप। ठीक, उसके बाद देखिए और क्या चीज़ है इसमें। ये देखिए बच्चों ने मनिरा मठ जरासंध का अखाड़ा भी देखा। कहाँ पे? राजगीर में। ठीक, राजगीर में क्या देखा है उन्होंने? जरासंध का अखाड़ा। यहाँ रोपवे भी है जो एक रस्सी की तरह टंगा होता है, उससे लोग जाते हैं, ऊपर चढ़ते हैं। ठीक, शांति स्तूप की पहाड़ी पर स्थित सफेद गुंबदा का स्तूप है। यहाँ महात्मा बुद्ध की 4 प्रतिमाएं हैं। राजगीर की बात हो रही है। ठीक, राजगीर में। उसके बाद शिक्षक ने मगध के राजा अजातशत्रु और बुद्ध के बारे में भी बहुत बात बताई। भाई राजगीर क्या था? मगध की राजधानी राजगढ़ थी। तो ये ठीक, उस राजगीर से ये लोग बच्चे चले कहाँ पहुँचे? नालंदा पहुँचे। ठीक, नालंदा में 5वीं सदी में स्थापित क्या था? विश्वविद्यालय नालंदा था। कुमारगुप्त ने बनवाया था ये नालंदा। देखिए जिसके बताए थे हमने कि लाइब्रेरी थी 3, धर्मगंज लाइब्रेरी थी, धर्मगंज लाइब्रेरी थी यहाँ पे, रत्नरंजक, सागर रंजक ना। इस तरीके से देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, यह विश्वविद्यालय ज्ञान विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विख्यात था और यहाँ इंट्रेंस एग्जाम हो, देखिए इंट्रेंस एग्जाम होता है यहाँ पे, विदेश से लगभग 10,000 छात्र आते थे यहाँ पे पढ़ने। ठीक, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये है। जल मंदिर है, कहाँ पे है? पावापुरी है जल मंदिर। ठीक, जल मंदिर पावापुरी में है। उसके बाद देखिए आप जल मंदिर क्या है? जल मंदिर में भगवान महावीर का मूर्ति है। ठीक, पावापुरी में ही है। कहाँ है? पावापुरी में। ठीक, उसके बाद भगवान महावीर ने पावापुरी में क्या किया था? शरीर त्याग दिया था, जिसको महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई थी। तो कहाँ है? पावापुरी में ही। उसके बाद बच्चे वापस घर चले आए और कहानी खत्म हो गई। ठीक, और ये अंतिम चैप्टर आपका है बिहार दर्शन 2। इसमें है देखिए अगले रविवार फिर बच्चे आते हैं घूमने, सासाराम शेरशाह का मकबरा, पटना गोलघर, पटना संग्रहालय, पटना सिटी, हरमंदिर साहिब, ये सब बच्चे घूमने जाएंगे। ठीक, तो देखिए जाते हैं लोग। ठीक, यहाँ आगे बढ़ते हैं तो इसमें जो चीज़ें हैं देखिए, शेरशाह ने हुमायूं को हटाकर भारत की गद्दी पर कब्जा किया था। हुमायूं को यह मकबरा शेरशाह ने अपने जीवन काल में बनवाया था। ठीक, यह मकबरा अष्टकोणी है। जो सासाराम का जो मकबरा है, सासाराम बना है शेरशाह का, वो कैसा है? अष्टकोणी है। और हुमायूं को हराकर शेरशाह ने यहाँ कब्जा किया था। ठीक, लाल पत्थर से बना हुआ है। मकबरे की छत गोल गुंबद के रूप में है। ठीक, यहाँ मकबरा एक तालाब के बीचों बीच है। ठीक, और देखिए मकबरा देखिए आप, ये है, ये कहाँ गया?
ये तो गोल घर है पटना का। ठीक, ठीक है। गोलघर, गोलघर क्या है? यह जगह पटना के गांधी मैदान के पश्चिम में स्थित है। गोलघर के गोल दीवारों पर एक सूचना पट लगी है जिसमें गोलघर के संबंध में जानकारी दी गई है। क्या दी गई है? इसका निर्माण कैप्टन जॉन गॉलस्टीन ने किया था। कैप्टन जॉन गॉलस्टीन ने 1786 में अनाज को संरक्षित करने के लिए करवाया था। ठीक, गोलघर का कैप्टन जॉन गॉलस्टीन ने अनाज के पर्पज से, चूँकि क्या है उसमें दुर्भिक्ष अकाल खूब पड़ते थे, इससे ये बनवाने से क्या है एक प्रकार से इसका जो है, ठीक, तो जॉन गॉलस्टीन ने इसको बनवाया था दुर्भिक्ष अकाल के समय मदद करने के लिए। इसमें अनाज का भंडारण करते थे। गोलघर पटना में है। ठीक, और उसके बाद ये उत्तर दिशा में गंगा नदी के बिल्कुल पास से बहती है। ठीक, गंगा नदी के पास है ये गोलघर। देखिए ये पटना संग्रहालय है आपका, पटना का म्यूजियम। ठीक, इसमें क्या है देखिए, गोलघर के निकट ही पटना संग्रहालय। ठीक, यहाँ पर संग्रहालय से मतलब पुरानी चीज़ें, दुर्लभ मूर्तियाँ, मुख्य भवन में घुसते ही विशाल पेड़, 5000 वर्ष पुराना है, लकड़ियाँ और मतलब पेड़। ठीक, आगे देखिए एक राजेंद्र कक्ष यहाँ बना हुआ है। ठीक, यहाँ राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद को मिले उपहार वस्तु स्मृति के रूप में रखे गए हैं संग्रहालय में। संग्रहालय में क्या होता है, वहाँ पत्थर की एक सुंदर सी मूर्ति है जिस पर यक्षी लिखा हुआ है। यह मूर्ति दीदारगंज से मिली थी। यह मूर्ति बहुत ही चमक रही थी और उसके गले में एक हार भी था। ठीक, तो दीदारगंज में क्या है, यक्षी की मूर्ति भी है संग्रहालय में। ये क्या है, हरमंदिर साहिब पटना साहिब है ये। यहाँ क्या हुआ था, यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था पटना सिटी में। श्री हरमंदिर साहब गुरुद्वारा सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, मेला लगता है यहाँ। ठीक, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब रखे हुए हैं अंदर, गुरुवाणी पढ़ी जा रही है, मतलब इस चीज़ें बच्चे देख रहे हैं वहाँ। ठीक, इस तरीके से आपका ये चैप्टर ख़त्म हुआ और एससीईआरटी भूगोल जैसे मैंने कहा था ख़त्म कर दिया है। और आज पीपीटी के माध्यम से पढ़ाया गया है क्योंकि चित्रों की बहुत ज़रूरत थी इसमें, और बोर्ड पर चित्र उतना स्पष्ट दिखता नहीं है और बनाने में टाइम बहुत लगता है, इसलिए एससीईआरटी भूगोल इस तरीके से दी गई है। आगे अगर आपको पसंद आता है तो इस तरीके से और वीडियो आगे डाले जाएंगे। एससीईआरटी मैं सोच रहा हूँ इसी तरीके से कंप्लीट करूँ। इससे क्या होता है, आप सिर्फ टू द पॉइंट बात करते हैं और आपका दिमाग कहीं और नहीं लगता है।